वेलकम इन आवर 75 डेज चैलेंज, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग क्लास 10 को पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं 75 डेज में। मतलब हर दिन आपको मेरे साथ करने होंगे 10-10 क्वेश्चन सॉल्व, और आपके इन द एंड ऑफ 75 डेज हो चुके होंगे 750 क्वेश्चन, जो कि आपके एनसीईआरटी, प्री बोर्ड और बोर्ड सब कुछ हो जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर। तो है ये हमारा डे 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको मिलेंगे, जो कि प्री बोर्ड, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या फिर आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरी कोचिंग का नाम है विजन क्लासेस सीतापुर, जो कि सीतापुर में अगर कोई ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और हमें अगर फॉलो करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडलिंग है तेज तिवारी 4444, और ये मेरी ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडलिंग है जो कि बैक बेंचर टीचर नाम से, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वो मेरा अभी न्यू अकाउंट है, धीरे धीरे उस पर पोस्टर आने लगेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लगेंगे, और आपको धीरे धीरे उस पर PDF या नोट्स मिलने लगेंगी, और मेरे यूट्यूब का लिंक भी उस पर अवेलेबल है। आप मुझे सर्च कर सकते हैं बैक बेंचर टीचर नाम से यूट्यूब पे, और एज वेल एज इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले चैप्टर से केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन थे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज यू मीन बाय द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इन दोनों रिएक्शंस को मिला के रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। तो याद रखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन लूज करे। मतलब या तो कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाए या उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए। वहीं पे रिडक्शन में जस्ट अपोजिट कर दो, या तो उसमें क्या हो, हाइड्रोजन गेन हो जाए, या जो वो ऑक्सीडाइज रिएक्शन हुई थी वो क्या हो जाए, फिर से नॉर्मल हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल MgO, इस समय ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज है, और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं Mg+O2, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, Mg अलग हो गया, सेपरेट हो गया, तो वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं उसका ऑक्सीडेशन, वो एक तरीके से उसने क्या करा, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो रिडक्शन हो गया। और अगर जस्ट अपोजिट कर दूं, देखो इसमें ऐड हो गया, Mg में क्या हो गया, Mg गेट ऑक्सीडाइज। जब Mg ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जब Mg से O निकल जाएगा तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। तो याद रखना, द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। वहीं पे अपोजिट कहते हैं द गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन इज नोन। देखो याद कैसे रखोगे, ऑक्सीडेशन मतलब एक तरीके से ऑक्सीडाइज होना। जैसे हम क्या हैं, हम भी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। कैसे, इन्वायरमेंट से हम क्या कर रहे हैं, खुद से ऑक्सीजन रिसीव कर रहे हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, पेड़। पेड़ हमारे लिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसकी वजह से हम क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीजन को क्या कर ले रहे हैं, गेन कर ले रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें लूज, तो ये अब उल्टा हो गया। क्या हो गया, पेड़ क्या है, पेड़ कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो वो रिड्यूसिंग, वो रिडक्शन हो रहा है, उसमें हम में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो रिडक्शन है। हम लोग कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें ऑक्सीजन मिल रही है और वो खुद से क्या कर दे रहा है, वो ऑक्सीजन लूज कर दे रहा है, ताकि हम लोग क्या हो पाए, ऑक्सीडाइज हो पाए। तो याद रखना, पेड़ इज द रिडक्शन एंड अब हम लोग क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर सिंपल वर्ड में याद रखना हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बैलेंसिंग में आनी चाहिए। बैलेंसिंग आने के लिए ये याद रखना कि 9th में पेज नंबर 39 जो एनसीईआरटी में दिया है या 37 दिया है, ठीक है, वो टेबल तुम्हारी प्रिपेयर होनी चाहिए। वो टेबल नहीं प्रिपेयर होगी, पीरियोडिक टेबल नहीं प्रिपेयर होगी, तो कहीं ना कहीं तुमको 10th में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट करेगा। ये CBSE 2015 में क्वेश्चन आया है। देखो ये बैलेंसिंग क्या है, NaOH + H2SO4 गिव्स अप। अब देखो बैलेंसिंग कैसे करोगे, देखो Na लिखो यहाँ पे, ठीक है, O लिखो और H लिखो, ठीक है, इधर भी लिखो Na, ठीक है, S लिखो, O लिखो और H लिखो, इधर भी S दिया है, हाँ S दिया है। और कुछ बचा नहीं बचा। अब N कितने हैं यहाँ पे, 1 है, ठीक है, O कितने हैं, 1 2 5 हैं, ठीक है, और यहाँ पे H कितने हैं, 1 2 3 H हैं, S कितना है, 1 है। देखो ऐसे लिखना है, 4 यहाँ पे हैं और 1 ही है, तो टोटल कितने हैं, 5 हैं। वहीं पे S क्या है, 1 है, 4 मत लिख देना, क्योंकि वो SO4 बोलते हो ना, SO4, तो O4 होंगे, S क्या होता है, 1 ही होता है। अब इधर बात करें तो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अब वो कितने हैं, फिर से 5 हैं, और H कितने हैं, 2 हैं, 2 है ना, हाँ 2 ही हैं। अब देखो सबसे पहले हमें n को इक्वल करना है, तो इधर 2 है तो हम इधर भी 2 लगा दें, लगा दिया 2, क्या हो गया, ये 2 हो गया। लेकिन इसके साथ जितने भी और
एलिमेंट जुड़े हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डबल। अब Na तो 2 हो गया, लेकिन O भी क्या हो गए, 2 हो गए। 2 टोटल कितने हो गए, यहाँ पे अब क्या कर दोगे, एडिट 6। और ये H कितने हो गए, H कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, हमारा N तो इक्वल हो गया Na, लेकिन अब हमें O पे वर्क करना पड़ेगा। O पे हम कैसे वर्क करेंगे, अब जाहिर सी बात है अगर हम इधर 2 लगा दें तो, अब इधर 2 लगाया तो क्या हो गया, ये हमारा 6 हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लो। और साथ में H भी क्या हो जाएगा, 4। चलो O भी इक्वल, ठीक है, S भी इक्वल इक्वल, ठीक है, H भी इक्वल, H भी इक्वल, और बचा क्या, N भी। मतलब क्या हो गया, सब इक्वल हो गए। ये 2 लगाने से और ये 2 लगाने थे, होने में टाइम लगा, लेकिन क्या होता है कहीं ना कहीं क्या होगा, क्रिटिकल होती है, बट जब आंसर आता है तो बहुत इजी होता है। पहले क्या करोगे, ऐसे फॉर्मेट में बनाओगे, अगर इस फॉर्मेट में नहीं बनाओगे तो टीचर नंबर काट लेगा। ठीक है, आपको कितना है, थोड़ा सा अपने आप पहले तो बोर्ड्स में कॉपियाँ भरनी होती हैं, ये याद रखना, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर आप 2 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा सा हाईलाइट करके करोगे तो पूरे 2 मिलेंगे, वरना 1 या 1.5 मिलते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन तो स्पेशली आपको जितना डायग्रामेटिक, जितना आप इक्वेशंस के थ्रू किसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे केमिस्ट्री में, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑब्टेन कर पाओगे। तो ये क्लियर हुआ, कोई डाउट हुआ इसमें, ये 2015 में आई थी, तो इससे ये तो पता चल गया कि बोर्ड का लेवल कैसा होता है, इजी होता है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, बिल्कुल इजी था। इधर 2 लगाया, इधर 2 लगाया, और क्या हो गई, बैलेंस, आपको 2 नंबर मिल गए। तो कहीं ना कहीं बोर्ड का लेवल तो इजी है, लेकिन आपको क्या ज़रूरत है, रिप्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द कॉपर मेटल इज हीटेड ओवर अ फ्लेम इट डेवलप अ कोटिंग, व्हाट इज द कलर एंड कंपोजिशन ऑफ हीट। भाई जब कॉपर को हीट करा जाएगा तो कॉपर किस कलर का हो जाएगा, जब कॉपर को हीट करा जाता है तो क्या होगा, पहले तो हीट होने के लिए उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना फायर हो ही नहीं सकता, हीटिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब वो हीट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर क्या बन गया, कॉपर ऑक्सीडाइज। और ये किस कलर में हो जाता है, वी गेट अ ब्लैक कोटिंग। जलाने पे ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक ही हो जाती हैं, बट यह भी याद रखें कि कॉपर को जब हीट करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक में। अब तुम भी धूप में निकलते रहते हो, क्या होते रहते हो, कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज होते रहते हो धूप में, और क्या हो जाते हो, बचपन में तो गोरे थे और अब काले हो गए। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो गए, कॉपर की तरह तुम भी हो, थोड़े थोड़े ऑक्सीडाइज हो जाते हो। ठीक है, इन द बर्निंग कैंडल वैक्स अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। पहले तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है ये समझ लो। फिजिकल चेंज क्या होता है, वो हम रिवर्स कर सकते हैं, बट केमिकल चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, मैं अगर भाई देखो फिजिकल चेंज क्या है, बर्फ था बाहर निकाला पानी बन गया, दोबारा उसको फ्रिज में रख देंगे वो दोबारा बर्फ बन जाएगा, फिजिकल चेंज हो गया, लिक्विड टू सॉलिड। बट अगर हम वही बात करें कि मम्मी ने दही जमाया दूध से, कि मम्मी आज मुझे लस्सी पीनी है, ठीक है, बट एकदम मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने कहा नहीं मम्मी आज लस्सी नहीं, अब तो ऐसा करो दूध से जो दूध लेके आया था उसकी खीर बना लो, तो क्या पॉसिबल है, वो जो दही है वो दोबारा दूध में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज रिवर्स नहीं होते हैं, ये याद रखना, केमिकल चेंज का रिवर्सिंग मुश्किल होती है। वहीं पे अगर वैक्स की बात करें तो इट इज़ अ केमिकल चेंज। क्यों, अब बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो वो क्या है, वो फिजिकल केमिकल चेंज है। क्यों, द हाइड्रोकार्बन ऑफ वैक्स बर्न टू प्रोड्यूस अ CO2 और H2। अब वो क्या है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, स्मेल चेंज कर रही है, या फिर उसमें हीटिंग आ रही है, या वो किसी तरीके का गैस निकल रहा है, या किसी तरीके की लिक्विड निकल रही है, तो क्या होता है, वो जाहिर सी बात है वो क्या होती है, केमिकल चेंज। तो ये याद रखना, जब किसी की स्मेल में चेंज आ जाए, या किसी के एक तरीके से बात किया जाए फिजिकल चेंज, मतलब एक तरीके से बात किया जाए किसी में उसका टेक्सचर ही चेंज हो जाए, ठीक है, टेक्सचर चेंज होना, स्मेल चेंज होना, टेस्ट चेंज होना, शेप चेंज हो जाना कभी कभी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या कर देता है, उसके टेक्सचर में बदलाव ला देता है स्मेल। अब मान लो तुमने क्या रखा, चिप्स थे ला के रखे और उसको 2 दिन बाद खाना शुरू किए, तो क्या होगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। तो वो फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज, वो है केमिकल चेंज, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो जो चिप्स थे वो ऑक्सीडाइज हो गए। ऐसे ये भी क्या है, अगर हम वैक्स को जलाते हैं तो हमें क्या निकल रहा है, O2, CO2 और H2O, कहीं ना कहीं तो गैस निकल रही है, वाटर निकल रहा है, और गैस क्या है, CO2 है, कार्बन और डाइऑक्साइड, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, केमिकल चेंज। सेम ऐसे ही जब तुम गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल एक CO2 के फॉर्म में निकलता है, तो पेट्रोल भी क्या हो गया, किस में चेंज हुआ, गैस में। कैसे, क्योंकि उसमें से क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो भी एक तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि जो हम व्हीकल चलाते हैं पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर वो उसमें गैस बन के निकलता है, तो क्या है, वो एक तरीके का वो भी केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने।
वाई डू फायर फ्लाइज ग्लो एट नाइट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जुगनू सुना है? जुगनू रात में चमकते हैं, दिन में नहीं दिखते हैं, क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर होती है एक स्पेशल टाइप की केमिकल रिएक्शन, इसी वजह से उनके पास एक बॉडी में ऐसा फ्लूइड होता है कि वो चमकते रहते हैं। टीवी के रिमोट याद है अंधेरे में दिखता थे कैसे जुगनू टाइप के चमकते हैं, जो उसके बटन्स होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी एक केमिकल डाल दिया जाता है। पहले घड़ी आती थी, रात में क्या होती थी, हल्की हल्की सी रेडियम टाइप में जलता था उसमें, कैसे? क्यों? क्योंकि अब तो सारे स्मार्ट वॉच वाले हो गए, या हमारा समय था तो हम लोग ऐसे ही वही घड़ी पहनते थे क्योंकि हम रात में टाइम देखने का बहुत शौक था, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या, वो रेडियम उसमें अंदर ऐसा फ्लूइड होता था कि जैसे वो अंधेरे में आती थी क्या करती थी, ग्लो करती थी। वैसे इसमें भी देख लो, फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन, क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन होती है टेक प्लेस विच इन्वॉल्व एमिशंस ऑफ लाइट, जो कि क्या करता है, उसमें लाइट जलने की वजह बन जाती है। लाइट जलने की वजह कैसे बन जाती है? एक्चुअली फायरफ्लाइज स्टोर अ प्रोटीन, एक प्रोटीन स्टोर करती है, जिस प्रोटीन का क्या नाम है यार, नाम रखना, ये एमसीक्यूज में आया था पिछली बार, क्या है? ल्यूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन नाम का एक तरीके का प्रोटीन कंटेन करते हैं। तो प्रोटीन क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं प्रोटीन, वो प्रोटीन क्या करता है, विच कंबाइन विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो पूरी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, और जैसे ही ये केमिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये क्या करता है, द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, जो उसकी बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट होता है, टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूसीफेरिन। ठीक है, याद रखना। जैसे मैंने कहा ना ऑक्सीडाइज, जैसे कार्बन क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही क्या है, जैसे ये ल्यूसीफेरिन है, ल्यूसीफेरिन जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या बन जाता है, ऑक्सी ल्यूसीफेरिन। और ये ऑक्सी ल्यूसीफेरिन क्या बन जाता है, अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और ये एनर्जी को किस फॉर्म में देता है, अब तुम पटाखे जलाते हो, क्या होता है, पटाखे एक तरीके से वो केमिकल एनर्जी, जैसे जलाते हो साउंड और लाइट एनर्जी दोनों निकलती है, ऐसे इनके अंदर भी एक केमिकल है, जैसे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या निकल हो जाता है, ऑक्सील्यूसीफेरिन। और ऑक्सील्यूसीफेरिन की वजह से क्या हो जाता है, वो उनकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और किस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करती है, लाइट के फॉर्म में। ऐसे जैसे तुम्हारे क्रैकर्स हैं वैसे ही हैं, क्रैकर्स को जैसे जलाते हैं केमिकल एनर्जी साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वैसे इनकी एनर्जी भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इनके अंदर का एंजाइम, तुरंत वो क्या करता रहता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और लाइट बन जाती है। आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। डस्टर कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, ये बहुत ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एसर्टेन्स और रीज़न। तो इस क्वेश्चंस को देखो, इस क्वेश्चंस को तभी कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे चैप्टर को लेके कि कौन सी इक्वेशन सही है और साथ में उसका रीज़न भी सही है। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द एक्शंस ऑफ अ स्टीम इन द आयरन। क्या है, आयरन के साथ क्या हुआ, H2O रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड और H2। इससे क्या पता चल रहा है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन बोथ। अब देखो तुम्हें पता है दोनों बैलेंस हैं, और बैलेंसिंग क्यों की जाती है, क्योंकि क्या हो, अगर एक चीज़ याद रखना, अगर कोई भी एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे, मतलब उनकी जो एक तरीके से एटम्स बराबर नहीं होंगे, तो हमें प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा और बनेगा कुछ और। तो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ में। तो बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि याद रखना कि बैलेंसिंग कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। और इसी वजह से क्या होता है, बोथ एसर्टेन्स एंड रीजन्स आर ट्रू। देखो इसमें ऑप्शन ए ही जहाँ तक सही होगा। देखो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्व, मतलब क्यों, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात हो रही है तो उसको ये रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब अगर कोई भी बैलेंसिंग कर रहे हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th में हमें सिखाया गया था द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो हमारा मास होना चाहिए वो क्या है, जितने हमने इधर एटम लिए हैं उतने ही एटम इधर भी होने चाहिए, तभी हमें प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने बच्चों को ऐसे समझाया था कि फॉर एग्जांपल अगर तुम कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, मान लो 1 लीटर पानी लिया और 1 लीटर दूध लिया और दोनों को मिलाते हो, तो जो तुम्हें इधर कंटेंट मिलेगा वो 1 लीटर मिलके क्या बन जाएगा, इधर 2 लीटर। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि फॉलो करना बहुत ज़रूरी है 10th में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताता है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंसिंग तुम लोग खुद करोगे, बाकी मैं बता देता हूँ कैसे तुम्हें बैलेंसिंग करनी है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि बैलेंसिंग कैसे करनी है, बाकी बनाने का तरीका क्या है,
हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड मतलब HCl और किसके साथ क्या बना रहा है, H+Cl है, ठीक है, H+Cl है तो क्या हो जाएगा, H हमने क्या कहा हमेशा 2 लगेगा उसके ऊपर, और Cl के ऊपर भी 2 लगेगा। क्यों, ये आपको 9th की टेबल से पता चलेगा पेज नंबर 37 से कि इन दोनों के ऊपर 2 का साइन क्यों आता है। और जब ये इधर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, HCl और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो याद रखना, अगर इधर सही लिखोगे तभी इधर सही लिख पाओगे, अगर रिएक्टेंट साइड आपको नहीं पता है क्या लिखना है तो प्रोडक्ट साइड लिख ही नहीं पाओगे। तो याद रखना कि जब भी अगर तुम्हें बैलेंस करनी है तो ये एक चीज़ पहले तो अपना 9 का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा कि तुम्हें टेबल कैसे याद करनी है, तुम्हें पीरियोडिक टेबल्स कैसे याद करनी है और कैसे तुम्हें मास याद करना है। अगले देखो क्या आ गई है, लीड का फॉर्मूला याद रखना, Pb होता है और क्या लिखा है, कॉपर क्लोराइड। देखो फिर से देखो Cl के ऊपर 2 आया, क्यों, क्योंकि जो ये Cu होगा वो कहीं ना कहीं 2 का चार्ज कंटेन करता है, 2 का चार्ज कंटेन करता है। तो देखो Pb और प्लस CuCl2। अब इधर जाओगे तो मैंने देखो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन कैसे मैच कर रही है, A+BC, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट की। मैंने कहा था जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो क्या कर लेगा, आपस में एक्सचेंज कर लेगा। अब यहाँ पे Pb क्या है, ज़्यादा ताकतवर, तो ये जो Cl2 है उसको क्या कर लेगा, अपने पास बुला लेगा कि तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है। तो देखो क्या बन गया, PbCl2 प्लस Cu। देखो क्लियर, ऐसे पकड़ा करो। ये देखो एक यहाँ पे केवल एक कंपाउंड, एक एलिमेंट है और यहाँ पे पूरा एक कंपाउंड है। जब ये दोनों एक कंपाउंड होता है और एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है तो आपस में क्या हो जाता है, रिएक्टिव सीरीज वर्क करने लगती है और जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरे वाले को अपने पास बुला लेता है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो 1 gram of copper powder were taken in a china dish and heat what change take place। अगर हम एक उसमें जो चाइना डिश वो उसे कहते हैं जो अमीर लोग इसमें खाना खाते हैं, वो कौन सी होती है, यारे जो रेस्टोरेंट में खाना खाया जाता है, हम लोग नहीं खा सकते, हम लोग मिडिल क्लास हैं, ठीक है। तो उसमें जो हम लोग क्या लेते हैं, उसमें हम क्या लेते हैं, एक हीट, उसमें हम लेते हैं, क्या लिया इन्होंने, कॉपर का पाउडर, विच when the hydrogen gas is pass over this is heat substance is visible change it seen it give the chemical equation। चुप रहो तुम लोग, केमिकल इक्वेशन ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन द नेम, कौन बजा रहा है ये कुछ, द केमिकल इक्वेशन विजिबल चेंज इज सीन इन इट गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एंड नेम द। क्या एक वर्ड में अगर सिंपल में हम लोग डिस्कस करें तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या होगा अगर हम चाइना डिश में लेते हैं 1 ग्राम ऑफ कॉपर को और उसको हीट करते हैं। तो देखो क्या हुआ, इन्होंने क्या लिया, कॉपर लिया, ठीक है। ये एक सेकेंड थोड़ी सी गलती हो गई है, ये रिएक्शन इधर आएगी और ये वाली इधर आएगी। तो देखो कॉपर को क्या लिया गया, कॉपर को हीट किया गया है, कॉपर को हीट करा गया। हीट का मतलब ही होता है ऑक्सीजन होना, मतलब क्यों, क्योंकि हम जला ऑक्सीजन के बिना आग जल ही नहीं सकती। जैसे ही हीट किया गया क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। अभी तुमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था कि कॉपर को जब हम हीट करते हैं तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने बताया था वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तुम भी धूप में टहल के क्या हो गए, काले हो गए, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी ऑक्सीडाइज हो गए। इसलिए याद रखना कॉपर को जैसे ही हीट किया जाता है वो क्या हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड। अगला हम डिस्कस करते हैं व्हेन द कॉपर, अगला क्या है, अब देखो जो हमको हीट होके मिला उसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, हाइड्रोजन गैस के साथ। और याद रखना जब भी कोई भी ऑक्सीडाइज चीज़ का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बना लेती है, देखो अब फिर से यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, ये पूरा कंपाउंड है AB, क्योंकि क्या है कॉपर ऑक्साइड और बेचारा C क्या है अकेला, लेकिन H क्या है अकेला। और मैंने क्या कहा था जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो खींच लेगा। अब ये H किसको, O को अपने पास खींच लेगा। जैसे ये देखो इसने क्या करा, O को अपने पास बुला लिया। बस ये याद रखना जब भी तुम्हें ऐसा मिले एक कंपाउंड और एक एलिमेंट तो उधर क्या करना है, उधर जाके तुम्हें उसको डिस्प्लेस कर देना है, डिस्प्लेस कर देना है। जो इसके पास था वो दूसरे वाले को जाके दे देना है। बट थोड़ा सा कहाँ पे गलत हो गए कि 2 लगेगा, 3 लगेगा, 4 लगेगा, वो तभी तुम कर पाओगे जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा टेबल वाला। वो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, वो तुम लोग देख लेना, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो क्या है,
ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ये मोस्टली क्वेश्चन 3-3 नंबर में आते हैं। ये 2020 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है बोर्ड्स में। तो पहला क्वेश्चन हम क्या है, अ कंपाउंड ए इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इस समय मैं तुम लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग बोर्ड पे देखोगे, ना कि यहाँ पे घड़ी चलाओगे तुम, समझे। तुम्हें भी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है जो पढ़ा नहीं रहा। वीडियो चलते वक्त ऐसा नहीं तुम लोगों को पढ़ाता नहीं हूँ, समझो इसको, ठीक है। अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट व्हेन द डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, इट कैन बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड फॉर्म अ कंपाउंड बी। क्या करा गया, एक कंपाउंड ए को हीट किया गया। ए को हीट करने पे ए इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सीमेंट को बनाने में यूज़ किया जा रहा है, लेकिन हमको नाम नहीं बताया गया है। व्हेन डिजॉल्व इन द वाटर, जब उसको वाटर में डाला गया उस कंपाउंड को, तो क्या निकली, बहुत सारी हीट। और हीट निकलने से क्या हुआ, कंपाउंड, एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ, कंपाउंड बी। आइडेंटिफाई ए और बी। ये देखो, ए इज अ कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, चूना, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें लगा के गई थी, ठीक है। तो CaO को क्या कहते हैं, चूना, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, लाइम स्टोन। और जब इसको वाटर में ऐड किया जाता है क्या होता है, घर में चूना लगाया है, मम्मी पापा को नहीं बता रहा हूँ, दीवार पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब दीवार वो चूना घोला जाता है पानी में तो क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। इसलिए वो प्लास्टिक की बाल्टियाँ में नहीं घोला जाता है। क्यों, क्योंकि जब वो पानी में ऐड किया जाता है तो वो बहुत सारा हीट निकालता है, और हीट निकलने की वजह से क्या बनेगा, जैसे ही क्या होगा, अब बी कंपाउंड क्या बन जाएगा, देखो कैसे, CaO प्लस H2O। ये क्या है, पानी, और ये क्या है, चूना, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, तुरंत, अब देखो क्या है, अब दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बनना है। नया प्रोडक्ट कब बनता था, जब क्या होता है, हमने कहा था ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि H2 और O2 मिलते थे और क्या बनाते थे, H2O। H2O बनाते थे, मतलब ये दोनों गैस होते थे और ये क्या होता है, लिक्विड होता है। तो बिल्कुल ही नेचर चेंज हो गया। ऐसे इसमें भी A मिलके क्या बना के गया, B, मतलब बिल्कुल ही नेचर बदल ही गया, A से B पे आ गए। तो क्या बना है, देखो क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। अब ये ट्वाइस कैसे लगा, ये वही है, टेबल क्लियर करो। 10th की केमिस्ट्री को समझने के लिए 9th की केमिस्ट्री तुम्हें पहले आनी चाहिए, क्योंकि अगर 9th में नहीं सही से पढ़ा तो 10th की केमिस्ट्री तुम्हें बहुत टफ लगेगी। अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें ऐसे कुछ ट्रिक्स बता दूंगा जिसमें क्या होगा, तुम्हें जितने भी 9th के कॉन्सेप्ट हैं वो एक वीडियो में ही पूरे समझा दूंगा, जो कि 10th में मोस्टली यूज़ हुए हैं। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं, नीचे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे मेरा, ये मैं ऐसे बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन, देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये देखो NH है और HCl है, और दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में कंबाइन होकर क्या बना दे रहे हैं, NH4Cl। देखो ये बिल्कुल अलग होंगे नेचर वाइज, और ये नेचर वाइज क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा ये याद रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये होता है कि जब भी दो कंपाउंड मिलाए जाते हैं या दो कंपाउंड मिलते हैं तो वो बिल्कुल ही क्या बनते हैं, अलग बनते हैं, ठीक है। अगला ये भी देख लो, ये भी क्या है, ये भी क्या है, कंबाइन किए जा रहे हैं और क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेचर वाइज, ये नेचर वाइज बिल्कुल अलग होंगे और ये नेचर वाइज बिल्कुल अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा टॉपिक ख़त्म हो गए हैं, हम लोगों ने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से डिस्कस कर लिए हैं। ये चैप्टर हमारा 10 दिन चलने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर 9 मार्क्स ऑब्टेन करता है बोर्ड्स में, ठीक है, 9 मार्क्स ऑब्टेन करता है बोर्ड्स में, ठीक है। और इसलिए हम लोग ये चैप्टर 10 दिन तक चलाने वाले हैं। कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे अकाउंट मुझे फॉलो कर लो। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और एज वेल एज रील्स शॉर्ट्स में जो मैंने कोई टॉपिक ऐसा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, वो रील्स पे भी डाल दिया जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं ये पोस्ट की फॉर्म में, ये आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडलिंग पे मिल जाएंगे, बैकबेंचर टीचर नाम पे। थैंक यू।